हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका प्यारा सा शिव मिश्रा। ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए लेके आए गए हैं आज क्लास 12 केमिस्ट्री, वो भी अध्याय 2 से लेके 5 तक आपके डिमांड के अनुसार। जी हाँ, जिस चीज की आपकी मांग होगी उसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि आपकी डिमांड की थी कि सर 1 से लेके 4-5 तक करवा दीजिए, मेरे एग्जाम होने वाले हैं, इतना तो कवर हो जाए, लास्ट वाला हम बाद में देख लेंगे, उसको बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है ना। इसी बात पे प्यारे बच्चों 1000 लाइक का टारगेट करवाते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप 1000 लाइक करवा दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि उससे पता होना चाहिए कि मैं अगर लाइक बढ़ेगा तो इससे यह लगता है कि हाँ मैं अच्छा वर्क कर रहा हूं। लाइक नहीं है, डिसलाइक है, तो मुझे और अच्छा वर्क करना है अपने बच्चों के लिए। सारी पीडीएफ नोट्स, जी हाँ सारी पीडीएफ नोट्स वो भी फ्री में दे रहे हैं। कहां पे? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके वहां से प्यारे बच्चों अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को ज्वाइन कीजिए। 8000 से ज्यादा वहां पे बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। सारी पीडीएफ, सारी चीजों का लिंक वहां प्यारे बच्चों दे देता हूं। जल्द ही वहां पे MCQ भी लाने वाला हूं। ठीक है ना। कमेंट कर दीजिएगा, हर एक बच्चा कमेंट करेगा कि उसको क्या चाहिए, किस चीज की डिमांड है। जो डिमांड होगी उसी पर प्यारे बच्चों वीडियोस दूंगा। आपकी क्या डिमांड है, आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे इस चीज का डिमांड है, आप हमें ये चीज प्रोवाइड करिए जल्दी से जल्दी, और वही प्यारे बच्चों हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करें, स्टार्ट करें, चलिए करते हैं। अरे बहुत ही अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय है प्यारे बच्चों। अति लघु उत्तरीय नहीं है ये प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय है। ये क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय नहीं है, ये क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है, और वो भी 2022 आपका जो 2022 का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना। सबसे पहला प्यारे बच्चों प्रश्न है, क्या है? मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए। यानी कि मोललता क्या होती है और मोलरता क्या होती है, इन दोनों की परिभाषा देना है, तथा इसमें अंतर स्पष्ट करो कि मोलरता मोललता से किस प्रकार भिन्न होती है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोलरता को, कि ये मोलरता होती क्या है एक्चुअली में। तो किसी विलयन के 1000 मिली यानी कि ml, या 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है, तो इसको 1 लीटर लिख सकते हैं कि नहीं। तो किसी विलयन के 1000 ml या 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं या मोलो की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो विलयन की मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1000 मिली या 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप SKM स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे, क्या देखेंगे? वीडियो के साथ साथ आप जब PDF पढ़ लेंगे ना, जो नोट्स है वो पढ़ लेंगे ना, तो पूरा आपको याद हो जाएगा। और ये पूरी नोट्स मैं वहीं सेंड कर देता हूँ, वहीं मैं टेलीग्राम SKM स्टडी पे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पे मैं सेंड कर देता हूँ। आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जाके, कोई उसका पैसा वैसे नहीं लगता, पूरा फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होती है, यानी कि ताप के साथ जो मोलरता होती है क्या होती जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और ये नोट पॉइंट में लिखिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है ना, मोलरता और मोललता में, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना, अंतर भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा आपका आता है प्यारे बच्चों, उन्होंने पूछा था कि मोललता क्या होती है। ये मोललता क्या होती है? तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, सिंपल सी बात है। 1000 ग्राम विलायक में घुले विलयन के ग्राम अणुओं या मोलो, या फिर इसको ग्राम अणु कहें या फिर मोल कहें, की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं।
1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। कभी भी जो मोललता होती है वो ताप के साथ प्यारे बच्चों परिवर्तित नहीं होती, बट जो मोललता होती है यह क्या होती है? ताप के साथ परिवर्तित होती है और यह कभी भी ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। तो दोनों में अंतर आपको क्या देखने को मिला? मोललता ताप के साथ परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होती, बट मोललता जो होती है यह ताप के साथ प्यारे बच्चों परिवर्तित नहीं होती और मोललता परिवर्तित हो जाती है। बस यही दो फंडा है अपना, क्लियर से आपको याद कर लेना है। आप लोग को मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है ना, मन लगा के, बाकी टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ यूडीएफ तुम आपको फ्री में दे ही रहे हैं, आप पढ़िए ना, क्या टेंशन है। अगर आप अब तक पढ़ाई करें तो इसका मतलब ये है कि आप 95% गेन करेंगे। 100% गारंटी है कि गेन करेंगे। पढ़ाई करेंगे तो 101% गारंटी है कि गेन करेंगे। प्रश्न क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? यह विलयन की मोललता से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है उससे आप क्या समझते हैं, उसका मतलब क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक का, और यह विलयन की मोललता से किस प्रकार संबंधित, यानी कि ये क्या संबंधित रखता है जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है विलयन की मोललता से। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में मोलल उन्नयन स्थिरांक है क्या। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसको जान लेंगे तो आगे वाली चीजें हमें फटाफट समझ में आने लगेगी। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य का एक अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, किसके क्वथनांक में जो उन्नयन होगा? अवाष्पशील विद्युत अपघट्य। अवाष्पशील विद्युत अपघट्य को हम कहां पर घोल रहे हैं? विलायक के 100 ग्राम, ठीक है ना। एक अणु घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे ही विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या फिर वही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी या के 1000 यानी कि 1000 से व्यक्त करते हैं। इसे हम लोग किसे दिखाते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक को केबी से या के 1000 से प्रदर्शित करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो? इसका मात्रक केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स होता है, या फिर केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल होता है। किसका मात्रक? मोलल उन्नयन स्थिरांक। किसे प्रदर्शित करते हैं? केबी से। क्या इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक कितना है? 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य, यानी पहले तो अवाष्पशील है, इसे गर्म करेंगे तो यह कभी वाष्प में नहीं बदलेगा, तथा यह विद्युत अनअपघट्य, कभी भी ये प्यारे बच्चों अपघटित नहीं होगा, का एक अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में, किसके? जो अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य घोल रहे हैं, जो उन्नयन होता है वही विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला देखें, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणते मोललता। मोललता को किसे दिखाते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। जहां टीबी क्या है? तो डेल्टा जो टीबी है यह क्वथनांकों में उन्नयन है, यह क्वथनांकों में क्या है? उन्नयन है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणते मोललता, डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन और केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणते मोललता हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है लाडलो, क्या है? निम्नलिखित के कारण सहित समझाइए। सबसे पहला इन्होंने सवाल पूछा है, क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड यानी कि आई विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देती है, परंतु आयोडीन पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित नहीं करती है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे का? ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझाना है। दूसरे पे क्या समझाना है? निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं।
कारण सहित बताओ। यानी जो Hg+H2SO4 है, यहाँ पे H2 को Hg विस्थापित करके स्वयं बैठ जा रहा है और यहाँ देखिए H2 विस्थापित हो रहा नहीं, तो Hg+H2SO4 HgSO4+H2। तो यहाँ जो अभिक्रिया है यह सही है कि नहीं, संभव है कि नहीं, क्या ऐसा सच में हो सकता है, इसको बताना है। और दूसरा, क्लोरीन जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देती है, खुद क्लोरीन आके बढ़ जाती है, परंतु आयोडीन पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित नहीं करती, ऐसा क्या रीजन है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों देखते हैं, क्लोरीन आयोडीन की अपेक्षा प्रबल आक्सीकारक है क्योंकि क्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव आयोडीन के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या है, कम है। अतः क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड विलयन से आयोडीन विस्थापित कर देती है। तो जो क्लोरीन आयोडीन की अपेक्षा प्रबल क्या होती है, आक्सीकारक है, क्योंकि क्लोरीन यानी Cl2 का मानक इलेक्ट्रोड विभव आयोडीन के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या है, कम है। अतः क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देती है। रिएक्शन यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया है 2Ki + Cl2 = 2KCl + I2, ठीक है ना। और अगला है यहाँ पे, आयोडीन ब्रोमीन की अपेक्षा दुर्बल आक्सीकारक है। जो आयोडीन है यह ब्रोमीन की अपेक्षा क्या, बहुत ही दुर्बल आक्सीकारक है, क्योंकि ब्रोमाइड का मानक इलेक्ट्रोड विभव आयोडीन के मानक इलेक्ट्रोड विभव से कम है। अतः यह पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित नहीं कर सकती, यानी KBr + I2 यहाँ पे जब यह विस्थापित नहीं किएगी तो कोई अभिक्रिया होगा, कोई भी अभिक्रिया आपका नहीं होगा। सेकेंड है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया था ना कि यह संभव है कि नहीं, क्या संभव है, Hg+H2SO4, फिर यहाँ पे है एरो HgSO4+H2, क्या यह सही है कि नहीं या फिर गलत ही छाप दिए हैं। तो उपयुक्त अभिक्रिया संभव नहीं है, यह पहली बात, यह कभी भी संभव होगी नहीं। ऐसा क्या रीजन है, इसलिए क्योंकि Hg का मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव से कम है। जो Hg का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वह H2 के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या है, कम है, इसलिए यह कभी इसको विस्थापित करेगी नहीं। यह इसको कभी विस्थापित कर पाएगी क्या, नहीं। अगर आप पैसे में ज्यादा ताकतवर हैं तो क्या आपको कोई भी आके बगल कर सकता है, बिल्कुल भी बगल नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो Hg का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो H2 के हाइड्रोजन से कम है, इसलिए यह कभी भी H2 को यहां से विस्थापित करके स्वयं आके नहीं बैठेगी। बैठेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। जबकि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर केवल ये धातुएं हाइड्रो अम्लों के तन विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से क्या हो, अधिक हो, ठीक है ना। तो यानी कि क्या है, गलत है। ऐसा क्यों गलत है, क्योंकि जो Hg का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो H2 से कम है, इसलिए कभी भी इसको विस्थापित नहीं करेंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग और ताक्षणिक वेग से और ताक्षणिक वेग से आप का क्या तात्पर्य, यानी कि आप क्या समझते हैं, और अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षेप में समझाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले करके हम लोग औसत वेग पढ़ेंगे, फिर ताक्षणिक वेग पढ़ेंगे, फिर अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग औसत वेग को पढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय और इक्वल टू प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अगला है प्यारे बच्चों ताक्षणिक वेग। ये ताक्षणिक वेग क्या है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग जो होता है उसका क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। यदि किसी अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को डेल्टा सी, किसी अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को हम लोग डेल्टा सी से और परिवर्तन में लगे समय डेल्टा टी मान ले
तो अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर है। अब एक लास्ट में था कि अभिक्रिया का वेग क्या है मेरे प्यारे लाडलो, बताओ फटाफट। तो वह दर जिसमें समय के साथ अभिकारक पदार्थ का सांद्रण परिवर्तन होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जब ताप वृद्धि करेगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, वो फटाक से बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के लिखिए। यानी ठोसों पर जो गैसों के अधिशोषण है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला है कि गैस की प्रकृति यानी कि उसकी नेचर कैसी है। गैसों के क्रांतिक ताप बढ़ाने पर ठोसों पर उनका अधिशोषण बढ़ता है। तो गैसों की प्रकृति देखेंगे तो गैसों के क्रांतिक ताप बढ़ाने पर ठोसों पर उनका जो अधिशोषण होता है क्या होता है, पहले बच्चों बढ़ता है। दूसरा, अधिशोषक की प्रकृति तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कठोर और रंध्रहीन ठोसों की अपेक्षा रंध्रयुक्त तथा बारीक चूड़ के रूप में ठोस पदार्थों द्वारा गैसों का अधिशोषण अधिक होता है तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला प्यारे बच्चों, दाब का प्रभाव। तो दाब वृद्धि पर का अधिशोषण बढ़ता है। दाब वृद्धि पर गैसों का जो अधिशोषण होता है क्या होता है वो बढ़ता है। और अगला है ताप वृद्धि पर। तो ताप का प्रभाव क्या है, ताप वृद्धि पर अधिशोषण दर घटता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसकी सारी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो दिया गया है। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को प्यारे बच्चों 1000 लाइक टारगेट है, आप जरूर करवाइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।